बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15-20 मिनट तक बाहर का जायजा लेकर मैं अपने सफारत खाने में फर्स्ट मिलिट्री अटैची के दफ्तर में चला गया। वहाँ सेकंड और थर्ड मिलिट्री अटैची भी मौजूद थे और गुफ्तगू का रुख या मौजू राजेश की कोठी ही था। जनरल ने मुझे मुख्तसर उस वारदात के मुतालिक बताते हुए कहा कि उसके दोनों नायब अटैची ये खबर भी लाए हैं कि एम्बुलेंस 4 लाशें लेकर जा चुकी है। मेरे दफ्तर में पहुंचने के चंद मिनट बाद ही दोनों नायब अटैची उठकर अपने दफ्तरों में चले गए। अब जनरल और मैं अकेले थे। मेरे चेहरे से रत जगह और थकावट अयां थी। जनरल गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और शायद हम दोनों यही चाहते थे कि उस सकूत को जनरल ने तोड़ा। जनरल ने चपरासी को बुलाकर चाय और बिस्किट लाने का कहा और बोला, शायद तुम रात भर जागते रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मैंने जनरल की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, जनरल साहब, एक रात की तो क्या बात है, अब न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारनी पड़ेगी। मैं आपसे चंद इंतहाई ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि गाड़ी ड्राइव करते हुए। जनरल को मेरी बात की समझ ना आई। वो कुछ कहना चाहता था मगर मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया और उसके सामने मेज़ पर लेटर पैड पर चंद अल्फाज लिख दिए कि हमारे सफारत खाने में होने वाली हर दफ्तर की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ दुश्मन अपने ट्रांसमीटर पर सुन रहा है, और पैड जनरल के सामने रख दिया। यह पढ़कर जनरल का रंग फक हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसी पैड पर लिखा कि वो इस वक्त यूनिफॉर्म में होने की वजह से मेरे साथ बाहर नहीं जा सकता। ठीक 2 घंटे बाद वो नोवा पार्क की होटल की लॉबी में मुझे मिलेगा। इतनी देर में काफ़ी आ गई। मैं जनरल से इधर उधर की बातें करके उठकर वापस घर चला आया। 2 घंटे बाद मैं नोवा पार्क होटल की लॉबी में गया तो सिविलियन ड्रेस में जनरल मेरा मुंतजिर था और सेकंड मिलिट्री अटैची भी शहरी लिबास में साथ बैठा था। जनरल ने उससे मेरा असल नाम लेते हुए तारफ करवाते हुए कहा कि ये मेजर मेरा दस्ते रास्त है और तुम खुले दिल इसकी मौजूदगी में बात कर सकते हो। मैं इसे खसूसी तौर पर इसलिए अपने साथ लाया हूँ कि जो कुछ तुमने पैड पर लिखा था, इस किस्म की ये बातें पहले भी मेजर कर चुका है। मैं इन दोनों को साथ लेकर उस 5 स्टार होटल की कॉफ़ी शॉप में चला गया और एक अलग थलग टेबल का इंतखाब किया और स्नैक्स का आर्डर दिया। मैंने जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि सर, मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सफारत खाने के करीब कोठी पर गुज़िश्ता रात मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अटैक किया था। वहाँ पर मौजूद 4 अफराद में से एक ने खुदकुशी कर ली और 3 को हमने हलाक कर दिया। इस कोठी में एक बहुत ही ताकतवर और शार्प वेव ट्रांसमीटर था जिसकी रेंज भारत में दिल्ली और इसराइल में तल अबीब तक थी। उस ट्रांसमीटर को भी हमने बिल्कुल नकारा कर दिया था। राजेश ने खुद, जो सऊदी अरब के अलावा बाकी भी अरब ममालिक में छोटे बड़े ट्रांसमीटर नस्ब कर चुका था, मुझे ये बताया कि जद्दा और रियाद में तमाम सरकारी दफातर, एयरपोर्ट और हसास एरिया के अलावा यहाँ के पाकिस्तानी सफारतखाने में मुख्तलिफ जगहों पर खुफिया तौर पर लगवा चुका है। उन माइक्रो ट्रांसमीटर की रेंज 100 मीटर के दायरे तक महदूद है और भारतीय खुफिया एजेंसियों के आदमी हमारे सफारत खाने में होने वाली गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने अंदरूनी खाना यानी अपने सफारत खाने से ये काम शुरू करना चाहिए और उसके बाद सफारत खाने के ज़रिए सऊदी हुकूमत को इत्तला देनी चाहिए कि वो अपने दफातर की खबर लें। मेजर तिरमिज़ी ने मेरी बात ख़त्म होते ही जनरल को कहा कि हमारी बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू बाहर वालों को कैसे मालूम हो जाती है। अब इनके कहने से मेरी बात की तस्दीक हो गई है। सर, मुझे यकीन है कि हमारे दफातर में ट्रांसमीटर लगाने वाले हमारे दोनों स्वीपर्स हैं जिनकी सफारत खाने के हर दफ्तर तक रसाई है। जनरल ने हम दोनों को मुखातब करते हुए कहा कि हमें फ़िलहाल इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। परसों जुमा है और सफारत खाना बंद होगा और मैं आपको और आपके साथियों को ये जहमत दूंगा कि उस रोज़ हम सफारत खाने के हर दफ्तर में ट्रांसमीटर्स को तलाश करें और मेजर तिरमिज़ी और कैप्टन आशिक इस तलाश में हमारा साथ देंगे। यह किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है कि ये बात सबको बताकर खौफ हरास फैलाया जाए। उसके बाद मैंने जनरल और मेजर को राजेश की कोठी में होने वाली मुकम्मल कार्रवाई की तफसील बताई और कहा कि डायरियाँ, कागजात और पोर्टेबल ट्रांसमीटर हम अपने साथ ही ले गए हैं। उन डायरियों और कागजात में जो भी आपके मतलब की होगी वो आप तक 2-3 रोज में पहुंचा दूंगा और बाकियों से हम खुद निमट लेंगे। जनरल साहब, यूनिफॉर्म और हसास पोस्ट पर होने की वजह से आपकी दुश्मन से नबर्द आजमा होने की एक लिमिट है जिसके अंदर रहकर आपको काम करना पड़ता है। मैं और मेरे साथी बिल्कुल आज़ाद हैं और हम किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं। मेरा एक मशवरा है
کہ آپ سفیر صاحب کی اجازت سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں دشمن کے نصب کردہ خفیہ مائکرو ٹرانسمیٹر کی اطلاع بجائے اپنے وزارت خارجہ کے ڈائریکٹ یہاں کے کمانڈر ان چیف اور سول ایویشن کے سربراہ کو دیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ان عہدوں پر فائز شہزادہ پاکستان کا بہت حامی ہے، اور یہ اطلاع دینے سے افواج پاکستان کی نیک نامی اور سعودی عرب میں ان کی دلچسپی میں خصوصی اضافہ ہوگا۔ اس وقت پاکستان آرمی کی خاصی بڑی تعداد تبوک، حمیص، مشیط اور شرورہ میں تعینات ہے، اور ریاض کے قریب ملٹری شہر کی تعمیر میں بھی ان کی خاصی کنٹریبیوشن ہے۔ جنرل نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے جمعہ کے روز مجھے اور میرے ساتھیوں کو صبح 9 بجے سفارت خانے پہنچنے کی تاکید کی۔ کچھ دیر مزید وہاں ٹھہرنے اور پاک دشمنوں کی سازشوں پر گفتگو کرنے اور چائے اسنیکر سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعودی پولیس نے راجیش کی کوٹھی میں ٹرانسمیٹر کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے یہ کیس سعودی انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا، جس نے کیا کچھ دریافت کیا ہمیں کچھ علم نہ ہو سکا۔ ہمارے فرسٹ ملٹری اٹاچی نے سعودیہ کی افواج کے کمانڈروں کو مختلف شہروں کے سرکاری دفاتر میں خفیہ مائکرو ٹرانسمیٹر نصب ہونے کی اطلاع مل کر تحریری طور پر دے دی، جس کے نتیجے میں سعودی انٹیلیجنس نے پاکستانی فوجی ڈویژن کی FIU کی مدد سے ان شہروں کے دفاتر سے نہ صرف خفیہ ٹرانسمیٹر برآمد کیے بلکہ ان ٹرانسمیٹرز کی مانیٹرنگ کرنے والے ان علاقوں کے بالکل نزدیک پورٹیبل ٹرانسمیٹر بھی پکڑے، اور ان ٹرانسمیٹرز کو آپریٹ کرنے والوں کو بھی سعودی قانون کے مطابق سزائے موت دی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے سے ہم نے جمعہ کے روز 9 خفیہ ٹرانسمیٹرز مختلف دفاتر سے ڈھونڈ نکالے۔ پورٹیبل ٹرانسمیٹر تو ہم پہلے ہی راجیش کے گھر سے لے گئے تھے۔ ہمارے سفارت خانے کے ٹرانسمیٹر آپریٹر نے پورٹیبل ٹرانسمیٹر سے ان کی جانچ کی تو سب بالکل ٹھیک چالو حالت میں تھے۔ سفارت خانے کے عملے نے ان ہاکروبوں سے جنہیں خصوصی طور پر پاکستان سے لایا گیا تھا سختی سے باز پرس کی تو انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے ہی ریالوں کے لالچ میں آ کر یہ کام کیا تھا۔ انہیں فوری طور پر پاکستان بھیج دیا گیا، جہاں ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے پولیس اور فوج کے جوان منتظر تھے۔ اس طرح پاکستان کے دشمن بھارت اور اسرائیل کے مشترکہ نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا، جو سعودی عرب کے خلاف بھی جاسوسی میں مصروف تھے۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے صرف پاکستانی سفارت خانے سے متعلقہ دشمن کی کارروائیوں کے ثبوت اپنے ملٹری اٹاچی کو دیے تھے، لیکن ان کی جو بہت بڑی اور خطرناک سازشوں کے جو کاغذات ہمیں ملے تھے وہ اپنے پاس ہی رکھے۔ مجھے بخوبی احساس تھا کہ ان بڑی اور خطرناک سازشوں کو ہمارا سفارت خانہ یا حکومت پاکستان ختم کرنے کی جو منصوبہ بندی کرے گی، تب تک وہ سازشیں کامیاب ہو کر ہمارے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکی ہوں گی۔ ان سازشوں کو بر وقت ناکام بنانے کے لیے میری اور میرے ساتھیوں کی جانیں حاضر تھیں، اور ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم خود ان دشمنوں سے نپٹیں گے۔ ہم نے پاکستانی سفارت خانے سے پوشیدہ مائکرو ٹرانسمیٹر نکال کر آئندہ 20 روز بالکل خاموشی سے گزارے، اور راجیش کی کوٹھی کی واردات پر پولیس اور انٹیلیجنس کی تحقیقات کے متعلق اپنے سفارت خانے اور دوسرے ذرائع سے جائزہ لیتے رہے۔ ایک کہاوت ہے کہ بڑا جرم چھوٹے جرم کو چھپا لیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا۔ راجیش کی کوٹھی سے بڑے ٹرانسمیٹر اور ملک کے دوسرے شہروں اور جدہ میں سرکاری دفاتر سے خفیہ ٹرانسمیٹرز کی برآمدگی نے چاروں بھارتیوں کے قتل ہونے والے واقعہ کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا، برتر پارٹی اور جنرل حکم چند سے ملنے والے کاغذات اور ڈائریاں اور راجیش کی ڈائریوں اور کاغذات کو دوبارہ تفصیل سے دیکھ کر ان کے وہ حصے جو ہمارے آئندہ کے مشنوں کے لیے کارآمد تھے انہیں الگ کاغذات پر منتقل کر لیا۔ میں نے ان کاغذات کی 5 کاپیاں کروا کر مزمل، عمران، کیسر اور ماہا کو ایک ایک دی اور ایک خود رکھ لی۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کو اچھی طرح پڑھ کر بتاؤ اور ان پیپر پر لکھو کہ ہمیں اپنے آئندہ مشن کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ وقتی طور پر راجیش والا معاملہ پس پردہ چلا گیا ہے، مگر اس کو بالکل ہی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ سعودی انٹیلیجنس یقیناً خفیہ طور پر تحقیقات میں لگی ہوئی ہوں گی کہ ان کے ملک کے دشمنوں کو آخر کس نے ٹھکانے لگایا ہے۔ وہ جلد یا بدیر اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے ساتھیوں کے ذمے جو کام لگایا تھا انہوں نے بخوشی اس کو پورا کرنے کی حامی بھری۔ 5 دن بعد عمران اور مزید 1 ہفتے کے اندر اندر سب ساتھیوں نے اپنی اپنی رپورٹس جمع کروا دی۔ ہم نے 2 ٹی وی اور VCR خریدے تھے۔ دن اور رات کا بیشتر وقت انگلش اور اردو فلمیں دیکھنے میں گزارتے تھے۔ اسی فلم بینی کے دوران ہمیں بھارتی ایکٹر اور پروڈیوسر IS جوہر کی پاکستان دشمنی سے بھری ہوئی فلم مکتی باہنی
और BBC डॉक्यूमेंट्री फिल्म शहजादी का मोहब्बत के लिए कत्ल देखने का मौका मिला। भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी ढकी छुपी बात नहीं है, इसलिए मुक्ति बाहिनी फिल्म में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज पर उस भारतीय प्रोड्यूसर ने कीचड़ उछाला था। हमें इस पर कोई तअज्जुब ना हुआ, लेकिन BBC डॉक्यूमेंट्री देखकर हम अचंभे में रह गए। इस फिल्म को BBC टेलीविजन पर एक बार दिखाने पर सऊदी हुकूमत ने बरतानिया से सख्त एहतजाज करते हुए बरतानिया से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। बरतानवी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत से बाज़ाब्ता माफ़ी भी मांगी और कई महीनों के मुसलसल इसरार पर सफारती ताल्लुकात बहाल किए। राजेश ग्रुप की हलाकत को 25 या 26 रोज़ गुजर चुके थे कि एक सुबह सऊदी अफसरों से भरी एक जीप हमारे घर आई। उनमें सबसे सीनियर अफसर कर्नल रैंक और बाकी 3 में से 2 मेजर और एक कैप्टन था। कर्नल अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहा था। हम सब उनकी अचानक आमद से परेशान थे। उन फौजियों ने बड़ी मतानत और शराफत से जेसीओ, जो घंटी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने गया था, उससे कहा कि हम आपके घर के सीनियर से घर के अंदर बैठकर बात करना चाहते हैं। जेसीओ के पास उनको अंदर ना आने देने की कोई वजह ना थी और ना ही अपने से इतने ऊंचे ओहदों के अफसरों को इनकार करने की जुर्रत। तो जेसीओ उन्हें ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम में बिठाकर मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पर आया और मुझे उनके मुतल्लिक बताया। मैं जल्द अज जल्द लिबास तब्दील करके नीचे उनके पास आया। इसी दौरान मुजम्मल, इमरान और कैसर भी ड्राइंग रूम में ही आ गए। मैंने ओहदे के हिसाब से सबसे तरतीब वाइज मुसाफा करने के बाद उनसे पूछा कि शायद आप लोग मुझे ही मिलना चाहते थे। कर्नल, जिसे शायद मेरे मुतल्लिक पहले ही ब्रीफ करके भेजा गया था, उसने जवाब दिया कि हम आपसे ही मिलने आए हैं और बगैर इत्तला आने की माजरत चाहते हैं। मैंने कैसर से कहा कि सब के लिए काफ़ी और बिस्किट लाओ। फिर कर्नल के करीब बैठते हुए कहा, फरमाइए। कर्नल ने मुजम्मल और इमरान की तरफ देखते हुए कहा कि हमें आपसे तन्हाई में कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा कि यहाँ रहने वाले सब मेरे ही साथी हैं, तो अगर इनकी गैर मौजूदगी में भी मुझसे कोई बात होगी तो मैं बाद में इन्हें ज़रूर बताऊंगा। कर्नल मुस्कुराते हुए बोला, जैसा तुम्हारे मुतल्लिक सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने वाले। बहरहाल हम आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन इससे आप यह मतलब हरगिज़ ना लीजिएगा कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या आपकी मर्जी के खिलाफ आपको अपने साथ ले जाएंगे। दरअसल हमारे कमांडर इन चीफ ने आपसे आज ही 11 बजे मिलने का वक़्त तय किया है और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको इज्जत और एहतराम से अपने साथ लेकर आएं। मैंने उनसे 15 मिनट की मोहलत तलब की ताकि मुलाकात के लिए मुनासिब लिबास पहन सकूं। मैंने दूसरी बात यह की कि अगर उन्हें एतराज़ ना हो तो मैं अपने 3 साथियों के साथ अपनी गाड़ी में उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आऊँगा। कर्नल ने मेरी बात सुनकर कहा कि हमें खुशी होगी और हम आपके साथियों को भी वेलकम कहेंगे। आप बेशक अपने साथियों के हमरा आएं, मगर कमांडर इन चीफ से आप अकेले ही मिलेंगे। मैंने मुजम्मल, इमरान और कैसर को फौरी तैयार होने का कहा। तीनों फौजी जितनी देर में चाय पानी से फारिग हुए, हम तीनों तैयार होकर पहुंच गए। हम घर से उनके साथ रवाना हो गए। जद्दा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के करीब ही शाही खानदान के महल्लात की एक कितार है। उन्हीं में से एक महल में हमें ले जाया गया। उस महल के अंदरूनी बाग के हुस्न के मुतल्लिक अगर लिखना चाहूँ तो कई सफ़हात भी कम पड़ जाएं। मुख्तसर यूँ समझ लीजिए कि जन्नत के हुस्न का जो तसव्वुर कम अज़ कम मेरे जहन में था, वही कुछ उन बागात में था, सिवाय दूध और शहर की नहरों और हूरों के। हमें एक बहुत ही वसी और अरीज ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया गया, जहाँ खुद्दाम हर 5 मिनट बाद छोटी छोटी प्यालियों में शाही कहवा हमें पेश करते रहे। हमारे महल के अंदर दाखिल होते ही हमारी आमद की इतला कमांडर इन चीफ को भेज दी गई थी। ड्राइंग रूम में सिर्फ कर्नल हमारे साथ गया था। दूसरे 3 फौजी गेट वाले दफातर में चले गए थे। 30 मिनट इंतजार के बाद एक हादम ने अंदरूनी दरवाजे से नमूदार होकर कर्नल से कुछ कहा। कर्नल मुझे साथ लेकर खादम के पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाजे के दूसरी जानब एक गुलाम गर्दश थी। उसी गुलाम गर्दश में एक दरवाजे के सामने रुककर खादम पहले अंदर गया और चंद मिनट बाद बाहर आकर मुझे और कर्नल को अंदर जाने का कहा। यह निस्बतन छोटा और ज़ाती ड्राइंग रूम था, जिसमें आराम व आसाइश की दुनिया भर की हर चीज़ मौजूद थी। एक बड़े सोफे पर, जिसके सामने एक बड़े आबनूसी मेज़ पर 3 गुलदानों में ताज़ा गुलाब के फूल सजे हुए थे, कमांडर इन चीफ शहजादा बैठा हुआ था। उसने यूनिफॉर्म के ऊपर एक लुबादा ओढ़ रखा था। मुझे कर्नल ने बताया कि अगर कमांडर इन चीफ ने हमारे सलाम के जवाब में हाथ मिलाया तो यहाँ के रिवाज के मुताबिक सर को हरगिज़ ना झुकाना और हाथ मिलाते वक्त इसके दाएं बाजू पर शाने के नीचे लबादे को बोसा देना।
कर्नल ने कमांडर इन चीफ को सल्यूट किया और अटेंशन खड़े होकर मेरा नाम बताया। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो शहजादे ने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने उसके बाजू पर बोसा दिया। शहजादे ने मुझे अपने साथ वाले सोफे पर बैठने का कहा। कर्नल को डिसमिस किया और कर्नल सैल्यूट करके ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। खादमे खास ने कहवे की भरी हुई प्यालियां हमारे सामने रखी। ये शाही कहवा आम कहवे से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि शाही कहवे में खजूर की छाल के अलावा बहुत सी मुकव्वी जड़ी बूटियों का साथ भी मिलाया जाता है, और वहाँ के रिवाज के मुताबिक प्याली खाली होते ही खादम दोबारा प्याली भर देता है। शाही खानदान के लोग तो दिन में ऐसे 50 प्याले पी जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे नए लोग इस कहवे के 2 कप पी कर ही आपे से बाहर हो जाते हैं। जब मुलाजम ने तीसरा प्याला भरा तो मैंने उसे पीने की बजाय मेज पर पड़े रहने दिया। शहजादे ने मुझे जो कुछ कहा उसका खुलासा ये है कि तुमने जद्दा और दूसरे शहरों में हमारी मुमलिकत के खिलाफ जासूसी के इतने बड़े नेटवर्क की निशानदेही की और उसे तोड़ा जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। हमें यह बखूबी इल्म है कि कौन हमारे दुश्मन हैं और कौन दोस्त। दोस्तों से तो हम बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, जिसकी मिसाल पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती है। मगरबी ममालिक की सख्त मुखालफत के बावजूद हम पाकिस्तानी फौज के 3 डिवीज़न अपने मुल्क में रखे हुए हैं और हमने पाकिस्तान की हर ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझकर पूरा किया है। अपने दुश्मन के खिलाफ हम ना चाहते हुए भी नरम रवैया रखने पर मजबूर हैं, लेकिन हम उनसे तवक्को हरगिज़ नहीं करते थे कि वो हमारे नरम रवैया का फ़ायदा उठाकर इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे कि हमारे शहरों में हमारे ही खिलाफ जासूसी के नेटवर्क बना लेंगे। हमारी इस्लामी कवानीन के तहत सज़ाएं अगर हमारे शहरियों को मिल सकती हैं तो गैर मुल्की भी इससे बरी नहीं हैं। हमारे कवानीन के मुताबिक हमारे खिलाफ जासूसी करने की सज़ा मौत है। वो सज़ाएं हम दें या हमारा कोई दोस्त, मकसद पूरा हो ही जाता है। मैंने जद्दा में 4 भारतीयों की तफ्तीश उस वक़्त रुकवा दी थी जब तुम्हारे सफारतखाने का फर्स्ट मिलिट्री अटैची मुझसे मिला और हमारे खिलाफ होने वाली जासूसी के सबूत दिए। उस वक़्त हमारी इंटेलिजेंस वाले अपनी तहकीकात में तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुके थे। मुझे यकीन है कि उस नेटवर्क की जिसकी इतला तुमने दी थी, उसके अलावा भारत, इसराइल और अमेरिका के मजीद नेटवर्क भी यहाँ पर जासूसी का काम कर रहे होंगे। मैं तुम्हें ये इजाज़तनामा देता हूँ कि तुम सऊदी अरब के जिस शहर में जाकर जासूसी के नेटवर्क तक पहुँचो, वहाँ की पुलिस और फौज तुम्हारा भरपूर साथ देगी। तुम सिर्फ दमाम और जुम्बा में अरामको की हदूद में काम नहीं करोगे, क्योंकि हमारा उनके साथ यही मुआहदा है कि हम किसी सूरत भी उनके हदूद में मुदाखलत नहीं करेंगे। और अपने साथियों को ये ताकीद करना कि हमारी इस मुलाकात को राज में ही रखें। ये कहते हुए कमांडर इन चीफ ने मुझे अथॉरिटी लेटर और एक बड़ा पैकेट दिया। कहने लगा कि इस पैकेट में जो कुछ भी है वो सऊदी अरब में तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की खिदमात के इवज़ बहुत कम है, लेकिन इसे हमारी तरफ से हदिया समझकर कबूल कर लें। आइंदा भी तुम जितना अरसा सऊदी अरब में क़याम करो, जब भी और जितनी भी रकम की ज़रूरत पड़े, अपने एड्रेस के साथ लिख कर इस महल के सिक्योरिटी चीफ को दे देना। अगले दिन तुमको वो रकम मिल जाएगी। ये कहकर शहजादा उठ खड़ा हुआ। ये मुलाकात ख़त्म करने का इशारा था। मैं भी फ़ौरन खड़ा हो गया और शहजादे का शुक्रिया अदा करते हुए हाथ मिलाया, और वहाँ से खादम मुझे बड़े ड्राइंग रूम में छोड़ गया, जहाँ कर्नल, उसका एक अफसर, मुजम्मल इमरान और कैसर मेरे मुंतज़र थे।